हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जो आपके सर पे अर्धवार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और उसी अर्धवार्षिक परीक्षा को और बेहतरीन बनाने के लिए आपके जो क्लास 10th का जितने भी मैथ है उस मैथ में से एकदम क्वेश्चन को छान कर हम 2500 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और वो ऐसा क्वेश्चन है, जब आप एग्ज़ाम देने अपने विद्यालय में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यही वो क्वेश्चन है। और हम जितने भी फिल्टर वाला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को छाट करके आप देख सकते हैं कि 25 मोस्ट क्वेश्चन वो भी सब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं स्पेशल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा में ही उपयोगी होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इसको फोकस किया गया है, परंतु यहाँ से सवाल आपके वार्षिक एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम तैयारी करा रहे हैं। स्पेशल क्लास 10th का जो भी मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा 26 तारीख को होने वाला है, उस परीक्षा में आप चाहते हैं कि आपके जितने भी क्लासमेट हैं उस सब में आप जब स्कूल में बैठे तो आप भी अच्छे से लिख कर आएँ। इसीलिए तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। और साथ ही साथ आपके जो भी क्लासमेट है उसको भी एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए भी। जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा में हम आपको हेल्प कर रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा वार्षिक एग्जाम में आपको हम हेल्प करेंगे। इसीलिए हमसे आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने देख लिया है और हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा लाइन है, उसको पढ़ लेते हैं। लाइन क्या है? सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना कार्य प्रारंभ कर दें। बहुत ऐसा विद्यार्थी होता है जब उनके पास से वीडियो पहुंचता है तो सोचता है कि ठीक है रात में इस वीडियो को हम देख लेंगे, लेकिन होता क्या है जस्ट उसका उल्टा, वो नहीं देख पाता है और वो सो जाता है। और बहुत ऐसा भी विद्यार्थी है कि बोलता है कि अभी एग्ज़ाम का 5 महीना बाकी है ना, 5 महीना बाकी है, कभी ना कभी देख लेंगे। लेकिन होता वो है कि वो 5 महीना कब 5 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भी बच्चा को समझ में नहीं आता है। 5 दिन आने के बाद भी सोचता है कि एग्ज़ाम के रात में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के रात आता तो सोचता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर पढ़ेंगे। और ऐसे ही करते करते उनके पास समय कभी मिलता ही नहीं है कि वो पढ़े। और जब रिजल्ट आता है तो सोचता है कि हम तो पढ़े ही नहीं थे, तो हमारा रिजल्ट कहाँ से आएगा। उससे अच्छा है कि समय अभी आपके पास है, समय मत गवाइए। ये वीडियो अभी के लिए तो अभी ही देख लीजिए, सारा काम छोड़ करके, क्योंकि आपका पहला काम है पढ़ाई करना। तो पहला काम पढ़ाई करना है तो पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए। इसीलिए समय को दोष मत दीजिए, जब मन करे तब से ही प्रारंभ शुरू कर दीजिए। हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के पहला क्वेश्चन पे। हर एक टॉपिक से, जितने भी आपके मैथ में टॉपिक है, सभी टॉपिक से एकदम अच्छे अच्छे सवालों को हम फिल्टर करके निकालें। हो गया? तो हमारा पहला सवाल है और पहला सवाल हम वास्तविक संख्या से लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हम भी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। इसीलिए आप गौर से देखिएगा और आप अपना कॉपी कलम भी लेकर बैठ जाए, क्योंकि हम जब बनाएंगे तो रिहर्सल करना भी आपको ज़रूरी है। क्योंकि सवाल एग्जाम में सीधे आने वाला है, तो उस समय मोबाइल खोल के नहीं देखिएगा। ये सवाल बनाए रहिएगा, रिवीजन किए रहिएगा, तो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारा पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 135 और 225 का HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन लिख दिए तो इसमें जो सवाल दिया हुआ है हम लोग उसको लिखते हैं। सवाल क्या है? 135 और 225 इसका निकालना है HCF। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। और HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके निकालने से पहले क्या करना है? हम लोग जो मौसा पढ़े हैं इसका पहले मौसा निकालेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम स्टेप में चलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मौसा निकालते हैं, जो हम लोग कोचिंग या ट्यूशन में बचपन में पढ़े हुए हैं उसी प्रोसेस से निकालेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 135 और 225
इसका पहले मौसा निकालते हैं, तो मौसा निकालने से पहले भाग की क्रिया पूरी तरह से होता है, फिर बाद में HCF मतलब हम लोग चलेंगे मौसा विधि पे। तो एक बार में भाग लगेगा तो हो गया 135, क्लियर। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, इधर बचेगा 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, इधर बच गया 1, 1 1 कट गया। अब 90 में 135 से भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भाग नहीं लगता है तो ये हो जाता है इधर और ये बाहर वाला आ जाता है अंदर, और उसी प्रकार से हम लोग इसको कर दिए अंदर। अब फिर एक बार में भाग लगेगा तो एक बार में 90 भाग लगा दिए तो हमारा घटा कर आएगा 45। अब नहीं कटेगा तो फिर 90 हमारा आएगा इसके अंदर, और 2 बार में भाग लगेगा, 45 दूना हो गया 90। इस प्रकार से हम इसको मौसा बना दिए। अब जब मौसा बना दिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि लास्ट बार में जितना से कटा है, लास्ट बार में जितना से आपका कटा है वही आपका जो है मौसा होता है। तो लास्ट बार में 45 से कटा है तो 45 ही आपका क्या होगा, HCF होगा। ऑब्जेक्टिव में यहीं से हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमको बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इस सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व करने से पहले इस सवाल को स्टेप में लिखना पड़ता है, यानी चरण लिखना पड़ता है इसका। तो आपको लिखना पड़ेगा चरण, क्या लिखना पड़ेगा, चरण आपको लिखना पड़ेगा। तो चरण इसका लिखने जा रहे हैं। अब देखिए कितने स्टेप में कटा है, तो 1 स्टेप, ये हमारा 2 स्टेप और ये हमारा 3 स्टेप, तीनों स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। और तीनों स्टेप लिखने के लिए एक फार्मूला पढ़िएगा, A बराबर होता है BQ प्लस R, A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। और इसी फार्मूला के तहत हम लोग स्टेप को लिखते हैं। तो यहाँ पहला चरण हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो पहला में हमारा भाज्य कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा भाज्य होता है। तो पहला स्टेप में सबसे बड़ा कौन था, 225। तो 225 हमारा बराबर बाहर रहेगा, बराबर जितना से भाग लगाते हैं वो हमारा होता है भाजक। तो भाजक हमारा है 135 गुना क्यू हमारा भागफल है, भागफल हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, अब प्लस शेषफल हमारा 90 है तो 90 लिख दिए। इस प्रकार हमारा पहला स्टेप हो गया। अब चलते हैं दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में 90 और 135 में बड़का 135 है। और एक बात और, यहाँ से जो शुरू होगा यहाँ पे पहले आता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो हो गया भाज्य बराबर भाजक, तो इसका भाजक है 90, तो 90 गुने भागफल 1 है, प्लस शेषफल हो गया 45। अब चलते हैं तीसरा स्टेप में, और तीसरा स्टेप हमारा है 45 और 90 का। यहाँ से 90 शुरू था तो 90 यहाँ पर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 45। तो 45 गुने 2 प्लस आ गया 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाता है, और वहाँ पे जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, और वही हमसे HCF पूछा भी है। तो नीचे लिख देंगे HCF बराबर 45, और ये हो गया हमारा आंसर। एक बात और, इस विधि के तहत सिर्फ HCF ही ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग इस विधि के तहत LCM ज्ञात नहीं करते हैं। लेकिन आप चाहे तो एग्जाम में इतना बनाने के बाद भी इस प्रोसेस को लिख सकते हैं। अगर आप समझदार हैं तो इसको साइड में कहीं पे प्रोसेस करके आप सिर्फ इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर 2 ही नंबर मिलेगा। तो इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है। अलग बनाने से अच्छा है कि हम उसी जगह बना देंगे, थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, नंबर उतना ही मिलेगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये सवाल आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ईयरली हो हमारे या हाफ ईयरली हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। आप अपने से बड़े सहपाठी से पूछ सकते हैं कि जब वो एग्ज़ाम दिया था तो इस तरह का सवाल आया था कि नहीं आया था। या तो आप होशियार है, क्वेश्चन बैंक उलट कर ही देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो ये सवाल हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे जाने से पहले अगर आप वीडियो को समझ गए हैं, सवाल को समझ में आ गया है, तो आप कॉपी पर एक बार और उस सवाल को बना लीजिए। इससे क्या होगा कि सवाल वो परमानेंट के लिए आपका हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप कम ही पढ़ो, लेकिन इतना ही पढ़ो कि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा पढ़ने से कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना ही पढ़ो कि आपको समझ में आता चले। अब चलते हैं हमारा दूसरा सवाल पे, और दूसरा सवाल हम बनाने से पहले हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम सवाल को बनाने के लिए प्रिपेयर है और सवाल को बना देंगे। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है 144 और 180 का HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। और ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है,
सरकारी नौकरी में भी इस विधि से सवाल आती है। आपको इस विधि में HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। हम लोगों ने अभी शुरुआत में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सिर्फ HCF ज्ञात करे हैं और उससे सिर्फ HCF ही ज्ञात होता है। लेकिन इस विधि से जो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है, इस विधि से HCF और LCM दोनों निकलता है। और जिस प्रकार हम लोगों ने पहले सवाल को सोल्व किया है, उससे ही इस सवाल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। अब चलते हैं सवाल को सोल्व करने। तो अभाज्य गुणनखंड से बनाने के लिए क्या करते हैं, जो दिया होता है 144 और 180 का, इसमें 2 को मान दे सकता है, 3 को मान दे सकता है, 4 को मान दे सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में 2 ही मान देगा। ठीक है, तो चलते हैं बनाने सवाल को। तो पहले है 144, तो 144 को हम क्या करना है, तोड़ देना है यूक्लिड विभाजन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के जैसा। अब इसको तोड़ेंगे तो पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर इसको तोड़ेंगे 2 से, तो 36 दूना होता है 72। फिर तोड़ेंगे 2 से, 18 दूना 36। फिर तोड़ेंगे 2 से, 2 नमा 18। फिर तोड़ेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। इस प्रकार हम इसमें जितना भी देगा उसको तोड़ देंगे। यानी हम लोग देहाती भाषा में बोल सकते हैं लौसा कर देना है, अकेला का लौसा आपको कर देना है, साथ में नहीं, अलग अलग लौसा करना है। इसी का नाम धो दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जिस प्रकार 144 को तोड़े हैं उसी प्रकार 180 को तोड़ दीजिए। अब 180 को तोड़ेंगे तो 2 से 90 बार में टूटेगा। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 45 बार में टूटेगा। फिर इसको 3 से तोड़ेंगे तो 15 या 45, और 3 से तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, और 5 से 5 इकाई 1। इस प्रकार से हम सवाल को क्या कर दिए, तोड़ दिए। अभाज्य गुणनखंड बहुत स्टेप आसान है, इसको आसानी से समझिए। जितना भी मान देगा, जैसे 180 और 144 दिया, हमने 144 और 180 को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या करना है, सवाल को सजा देना है। तो 144 बराबर अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो 144 को सजाते हैं कि आखिर कितना कितना बार में कटा है। तो 144 जो हमारा है 2 2 2 2, यानी 2 कितना बार आया था, तो 2 हमारा 4 बार आया था। तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 हमारा 2 बार आया था, तो लिखेंगे 3 के पावर 2, लिख दिए। अब इसी प्रकार 180 को सजा लेंगे, तो 180 बराबर हो जाएगा, इसमें 2 हमारा 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 के पावर 3, 2 हमारा 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 हमारा 2 बार आया है, तो लिखेंगे 3 के पावर 2 गुने 5 हमारा 1 बार आया है, तो लिखेंगे 5 के पावर 1। अब हम लोग चलते हैं इसका निकालने, क्या इसका निकालने चलते हैं HCF। क्या निकालने चलते हैं, HCF निकालने चलते हैं। अब देखिए HCF का रूल क्या कहता है कि जितना भी अंक देगा उसको तोड़ने के बाद पहले सजा लेंगे, और सजाने के बाद जो कॉमन होगा उसको पहले घेर देना है। ये हमारा 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 को घेर दिए। 3 भी दोनों में है तो 3 को घेर देंगे। जो कॉमन होगा उसी को घेरेंगे, और घेरने के बाद उसमें से छोटा मान निकालेंगे। छोटा मान हमारा HCF निकलता है। और HCF क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो उसी प्रकार अभी 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 में छोटी कौन संख्या है, तो 2 के पावर 2 है, तो हमारा निकल गया बाहर, गुने 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2 में छोटी भी वही है बड़ी भी वही है, तो हम एगो निकाल लेते हैं। जो नहीं घेराता है हम उसको HCF में नहीं निकालते हैं। अब जब निकाल लिए तब गुना कर दीजिए। 2 के पावर 2 का मान होता है 4, और 3 के पावर 2 का मान होता है 9, और 9 चौका हो गया 36। इस प्रकार से हम लोग इसका HCF निकाल दिए। अब चलते हैं LCM निकालने, और LCM का रूल जस्ट उसका उल्टा है। घेरेंगे, और घेरने के बाद जो बड़ा मान होगा वो LCM के लिए होता है, और जो छोटा मान होगा वो HCF के लिए होता है। तो छोटा मान हम HCF के लिए निकाल चुके हैं। अब बड़ा मान निकालते हैं 2 के पावर 4, ये हमारा बड़ा मान निकल गया LCM के लिए, गुने यहाँ तो 3 के पावर 2 दोनों कॉमन है, तो एक तो यहाँ निकलेगा ही, और उसके बाद जितना नहीं घेराया होता है हम उस सब को लिख देते हैं। तो 5 के पावर 1 नहीं घेराया था उसको भी हम लिख दिए। अब इसका गुना कर दिए 2 के पावर 4 का मान, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना होता है 16, हो गया 16 गुने 3 तिहाई 9 गुने 5। अब इसका गुना कर दीजिए, 16 पंचे 80, 80 नमा होता है 720। ठीक है, 8 नमा 72, तो 720। इस प्रकार से इस सवाल का HCF और LCM हम दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल दिए। आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को रीप्ले कीजिए और दोबारा देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है, फिर दोबारा आपको समझाते हैं। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि कहेगा
उसका HCF और LCM निकालने के लिए कहेगा तो पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद अभाज्य के फॉर्म में सजा देंगे और सजाने के बाद कॉमन को घेरेंगे और घेरने के बाद HCF में जिसको घेरेंगे उनमें से छोटा मान निकाल के वो हमारा HCF हो जाएगा और जो बड़ा मान होगा उसको निकाल देंगे, जो नहीं घेरा रहेगा उसको निकाल देंगे, वो हमारा LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने इस वीडियो की तीसरी सवाल पे। आपको देख के लग रहा होगा कि कितना अच्छा सवाल आपको लेकर आए हैं आपके लिए, और ये सवाल देख के ही आप समझ गए होइएगा कि ये सवाल अगर एग्ज़ाम में ना आए तो फिर सवाल मतलब एग्ज़ाम ना हो वही बेहतर है, क्योंकि ये सब सवाल जो है चुनिंदा सवाल सा है और एग्ज़ाम इस सवाल के बिना एग्ज़ाम असंभव हो जाता है। तो हम लोग अब चलते हैं √2 को सिद्ध करना है कि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इस पर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, कोई बात नहीं अगर आप नहीं देखे हैं तो इसमें आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और बहुत ही छोटा स्टेप में हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। √2 जैसे करेंगे वैसे ही √5 करते हैं, वैसे ही √7 करते हैं, वैसे ही √3 करते हैं। तो एक समझ लेंगे तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अगर सब देखना है तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पहला वीडियो मैथ का निकालिए, आपको यही सवाल मिलेगा। पहला वीडियो में ये सवाल सब बताया गया है। तो चलते हैं इस सवाल को सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना है, जो सवाल दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, जस्ट इसके उल्टा हमको मान लेना है परिमेय संख्या। इतना ही काम आपको करना है, जस्ट उसका उल्टा आपको मान लेना है कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या बोला, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, इतना आपको मान लेना है। ठीक है, बहुत आसान है। जो अपरिमेय कहेगा उसको परिमेय मान लेंगे, सीधा सी बात है। अब जैसे ही परिमेय मानेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। और यहाँ पे आप पढ़े हैं जहाँ P और Q कथी है, पूर्णांक है। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ Q ≠ 0 होता है। ये आप परिमेय संख्या में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। तो हम परिमेय संख्या माने हैं तो P/Q कर दिए। अब करना क्या है, छोटा सा स्टेप, दोनों तरफ आपको वर्ग कर देना है। दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ कथी करेंगे, वर्ग करने पर अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे, इधर है हमारा P और बट्टा में Q, ये दोनों के हम लोग वर्ग करेंगे। तो √2 का वर्ग कथी होगा, 2 होगा, और P² अब बट्टा में हो गया Q²। अब नीचे Q 2 गो है, तो जब नीचे बट्टा में इधर आता है तो कथी में होता है, गुना में होता है। तो इधर जो हमारा 2 है इधर गुना हो जाएगा, यहाँ से एक Q निकाल के लाएंगे तो यहाँ पर एक Q हो गया, इधर हमारा हो गया P² बट्टा में कथी हो गया, Q हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 गुने Q आ गया, तो 2 गुने Q मतलब हो गया 2Q, इधर हो गया बराबर P² बट्टा में कथी हो गया, Q। तो P² बट्टा में Q हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग शुरू में ही पढ़े हैं कौन संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। और जो 2 और Q है ये हमारा पूर्णांक संख्या है। हम लोग पूर्णांक संख्या में पढ़े थे कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और सभी जब 0 को शामिल कर दिया जाता है तो हम उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 हमारा पूर्णांक संख्या है और Q भी हमारा पूर्णांक है। जहाँ पे आप P/Q लिखते हैं तो P और Q कथी है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या गुणे पूर्णांक संख्या कौन संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। क्लियर। पूर्णांक संख्या को जब पूर्णांक संख्या से गुना किए हैं तो पूर्णांक की संख्या होगा। अब पूर्णांक संख्या आप परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए काट दिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर आप कैसे कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो लिख दिए पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो जो हम माने थे शुरू में कि √2 एक अपरिमेय √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारे सिद्धांत के विपरीत है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है, यानी हम जो माने थे वो कथी है, गलत है। इसीलिए √2 एक कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है।
इतना ही आपको इसमें काम करना है और इतना काम कर देने के बाद आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। और ये हो गया हमारा सवाल क्या, प्रूव्ड। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, इससे बेहतरीन तरीक़ा से आपको नहीं समझाया होगा। वो जो है ना एक खून पन्ना में लेकर के जाता है और बहुत बड़ा बड़ा स्टेप, एक बार वर्क नहीं 2 बार वर्क करेगा और क्या क्या मानता है तब जाके आगे सवाल को बनाता है। लेकिन हमने आपको बहुत ही छोटा स्टेप में समझा दिया। क्या है, इस सवाल को दोबारा समझिएगा ध्यान से। जो अपरिमेय संख्या बोला है उसको परिमेय संख्या मान लिए हैं और परिमेय संख्या होता है P/Q, तो लिख दिया P/Q। दोनों तरफ वर्ग किए हैं, वर्ग करने के बाद नीचे हमारा 2Q था, यहाँ पर 1Q को उधर ले गए हैं तो गुना में हो जाएगा। तो 2Q इधर हो गया P² अब P² हमारा परिमेय संख्या है और 2 हमारा पूर्णांक संख्या है, Q भी हमारा पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक संख्या आएगा। तो पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए इसको काट दिए हैं। और वही लिखे जो ऊपर हम माने थे वो गलत माने थे, या तो हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस सवाल को भी हम बहुत ही कम समय में समझा दिए। आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अपना बनाना चाहते हैं इस सवाल को, तो एक बार रिकॉल कीजिए, वीडियो को दोबारा रिप्ले कीजिए यहाँ से, आप फिर इसको बढ़िया से देखिए। अब जब सवाल अगर √3 का आता है तो करना कुछ नहीं है, ऐसा ही बनाइएगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 कर दीजिएगा, सवाल बन के तैयार हो जाएगा। 5 आएगा तो खाली 2 की जगह पे 5 कर दीजिएगा, 7 आएगा तो 7 कर दीजिएगा, वो इतना ही करना है और सब सवाल इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिए, वीडियो को अपने प्यारे सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में भी आपको जवाब देना है, कमेंट में भी आपको जवाब देना है कि सर हमको समझ में आ रहा है। लिखिएगा आई लव, आपको लिखना है आई लव लाइफ केयर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और इस YouTube चैनल पर सिर्फ 10वीं बोर्ड के लिए, 10वीं क्लास के लिए ही जितना सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया जा रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से, कम समय में। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट में आप ये ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपनी अगली सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है बहुपद से। हमारा अगला सवाल है और सवाल को आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। सवाल हमारा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक क्या होंगे। आपको शून्यक ज्ञात करना है 2 नंबर के लिए, और ये बहुपद से एकदम चुनिंदा सवाल है। बहुपद से एक सवाल पक्का आता है जहां आपको कहेगा कि इसका शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब होता है, सीधा सी बात है, जय गो आंसर उतना शून्य। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात कहने का मतलब हुआ कि इसका अधिकतम पावर 2 है, और जब अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी आप पढ़े होइएगा, ax² + bx + c होता है। इस फॉर्म में जो होता है हम उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का अधिकतम पावर 2 है, अब सब्जेक्टिव में भी आता है, तो अब बोलिएगा कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होते हैं और इसके शून्यक भी 2 गो होते हैं। ठीक है, इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। चलते हैं इस सवाल को सोल्व करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका भी शून्यक हम लोग ज्ञात करेंगे और बहुत ही जल्दी ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको जब ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने के लिए हमारा जो स्टेप है आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन स्टेप है। करना क्या है, पहला वाला को सेम टू सेम लिखना है, अंतिम वाला को सेम टू सेम लिखना है। इतना काम आपको कर देना है। पहला वाला को सेम टू सेम, अंतिम वाला को सेम टू सेम लिखना है। और जब दोनों सेम टू सेम लिखा जाएगा तो पहला को लिख देंगे और अंतिम वाला को लिख देंगे। अब करना क्या है, पहला के में देखेंगे अक्षर मान कितना है, तो इसका अक्षर मान 1 है और इसका अक्षर मान 10 है। अब 1 को 10 से गुना करेंगे, तो जैसे ही 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 देखना है कौन पहाड़ा में आता है, तो 10 आता है 2 के पहाड़ा में, 2 पंचे 10। ठीक है, यही मान आपको निकालना था। यानी पहला को अंतिम से गुना करेंगे, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट के तो 10 आया, और 10 आता है 2 के पहाड़ा में, 2 पंचे 10। और जब 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 भी आ गया, और 2 को और 5 को जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पूर्णा चाहिए, और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट वाला के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेप से हम लोग इसको बनाए हैं। तो हमारा 2 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे +2x और प्लस लिखेंगे 5x। अब देखिए 2 और 5 हमारा 7 भी आ गया, और 2 पंचे हमारा 10 भी आ गया। मान हमारा अपरिवर्तित रहा, लेकिन सवाल हमारा सोल्व हो गया।
अब करना क्या है, इस दोनों में कॉमन लेना है। तो इस दोनों में कॉमन x हो जाएगा, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 2, तो x + 2 हो गया। अब इसमें कॉमन लेना है 5। एक बात और, जो पहली बार में निकल के आता है वही फिक्स है, दूसरी बार में आता है। तो 5 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, अब प्लस 5 दूना होता है 10। इस प्रकार से ये हो गया। अब लिखेंगे दोनों के बदले में एगो लिखते हैं x + 2, इसके पहले x है और इसके पहले +5 है, तो +5 लिख दिए। ठीक है। एक बात और, शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 करना होता है, तो हम बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इतना करने के बाद क्या लिखना है, जब क्या लिखना है, जब x + 2 = 0, तो x बराबर हो गया, इधर प्लस इधर आ गया तो -2। एक बार ये हो गया और एक बार ये निकाले। जब x + 5 = 0, तो x बराबर हो गया -5। x का मान क्या गो आया, 2 गो आया, एक आया -2 और एक आया -5। तो जो 2 का आंसर आया वही तो हमारा शून्यक है। एक बात और, शून्य को ही बोलता है मूल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो नीचे लिख देंगे अतः शून्यक बराबर -2 और -5। ये हमारा कथी हो गया, आंसर। देख लीजिए कितना छोटा स्टेप है, और इतना ही स्टेप करने के बाद आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक जो है 2 नंबर देता है, तो कोई गलत बात नहीं है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और हम भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएं। एक बार और समझिए, करना क्या है, पहला को अंतिम को हम सेम टू सेम लिखे थे, अब पहला को फर्स्ट इंटू यहाँ पे लास्ट किए थे तो 10 आया है, और 10 देखे हैं कौन पारा में आता है, तो 2 के पारा में 2 पंचे 10, तो वही लिखे +2x + 5x 7 हो गया। ये मान भी पूर्णा चाहिए तो गलत हो जाता है। अब ये दोनों में कॉमन x लिए हैं, दोनों में कॉमन 5 लिए हैं, दोनों के अंदर एक ही जैसा है तो एगो लिखे हैं, इसके बाहर x और इसके बाहर +5, तो x + 5। अब लिखें जब x + 2 = 0 तो x बराबर -2, और जब x + 5 = 0 तो x बराबर -5। इस प्रकार से सवाल हम लोग बना लिए और सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आया होगा तो अब चलते हैं बहुपद के दूसरा सवाल पे, कि बहुपद से अब कैसा सवाल आ सकता है। तो बहुपद का ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुपद का जो आप ये सवाल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में आता है। इतना समझिए कि हमने जो भी सवाल को उठाया है ना, उस सवाल को उठाने से पहले 10 बार सोचे हैं कि ये सवाल उठाए कि नहीं उठाए। हाँ, ये हो सकता है कि इस तरह का ये सवाल नहीं आए, लेकिन इस तरह का सवाल आएगा, इसकी पूरी संभावना है। 101% का हम जिम्मेवारी लेते हैं। अब ये सवाल आपके एग्जाम में सेम टू सेम नहीं आ सकता है, मान बदल के आ सकता है, लेकिन टाइप यही रहेगा मैथ का, और मैथ का यही खासियत है कि टाइप नहीं बदलता है, टाइप वही रहता है, मान खाली बदल जाता है। तो सवाल हमारा क्या है, सवाल को सोल्व करने से पहले हम लोग सोल्यूशन सवाल को डाल देते हैं। सवाल हमारा क्या है, x² लिख देते हैं, x² - 2x - 8 के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये सवाल आपसे एग्जाम में आता है। तो जैसे ही आपको सवाल दिखना है, दिखना क्या कि संबंध की सत्यता की जांच हमको बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो पहले जो अभी पिछला सवाल में किए हैं उतना काम आपको इसमें करना पड़ेगा। यानी पहले द्विघात बहुपद है तो आपको 2 गो शून्यक निकालना होगा, क्योंकि जब तक 2 गो शून्यक नहीं निकालेंगे हम संबंध की सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शून्यक निकालना सीख गए हैं। चलिए फिर दोबारा शून्यक निकालते हैं ताकि सवाल बढ़िया से समझ में आ जाए। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, बराबर में 0 का दिए, x² पहले वाला और -8 = 0 वाला, पहले वाला अंतिम वाला बड़ा हम उसे ही लिखते हैं, सेम टू सेम हम लिख दिए। अब करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट, 1 को -8 से गुना करेंगे, तो 1 को -8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब देखना है 8 कौन पहाड़ा में आता है, तो सर 2 के पहाड़ा में आता है, 2 चौका 8। क्लियर। अब बीच में हमारा देखिए 2x है, तो बीच में जो हमारा मान होगा उसका जो चिन्ह होगा माइनस, चाहे जो भी प्लस रहे, बड़का में वही चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो बड़का में माइनस ले लेंगे, छोटका में प्लस ले लेंगे, क्योंकि +2 और -4 -2 आएगा, हमारा ये मान भी हो गया। और गुना करेंगे तो 2 चौका 8 और प्लस माइनस 8 भी हमारा आ गया। तो हम लोग तोड़ना भी सीख गए। अब लिख देते हैं, तो +2x अब माइनस हो गया 4x। क्लियर। +2x - 4x - 2x गुना करेंगे तो 2 चौका 8 प्लस माइनस माइनस। अब क्या बताए थे, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन हमारा x निकलेगा, तो इधर हो जाएगा x, यहाँ से x भाग आया है तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे -4 कॉमन होगा तो ये बचेगा x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों के बदले में एक ही लिखना है, x + 2, इसके पहले है x और इसके पहले है -4, तो -4 बराबर क्या हो गया 0। अब फिर क्या लिखेंगे, जब x + 2 = 0
तो x बराबर होता है -2। एक और लिखेंगे, जब x -4 होता है 0 तो x बराबर हो गया 4। इस प्रकार से हम लोग इसका शून्यक निकाल लिए। अब जब शून्यक निकाल लिए तब करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच करने से पहले कुछ बात ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमारा एक शून्यक -2 है और एक शून्यक 4 है, तो एक को मानेंगे अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा। तो एक को मान लीजिए अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर हो गया -2 और हमारा बीटा बराबर हो गया 4। ठीक है, अब जब मान लिए तो अब चलते हैं संबंध की सत्यता की जांच करने। तो पहले जांच करना पड़ता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल हमको पहले ये जांच करना होता है, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब समझ में आ गया होगा कि हम अल्फ़ा बीटा क्यों माने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस पर हमको पहले सवाल को क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है? अल्फ़ा हमारा -2 है तो -2, अब प्लस बीटा 4 है तो 4 बराबर माइनस। अब b का मान निकालिए। तो देखिए हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े हैं कि इसका मान होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं a का मान हमारा 1 है, नहीं कुछ है। तो b के मान कितना है? तो b के मान हमारा -2 है और c के मान हमारा -8 है। तो इसको लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो b का मान लिखते हैं माइनस, अब b के मान -2 है तो -2 हो गया, अब बट्टा में a का मान 1 है। देखिए -2 आप +4 कितना होगा? 2 होगा। आई माइनस माइनस हो गया 2, नीचे 1 है भाग गया और ये हमारा हो गया सिद्ध। बराबर आ गया तो हमारा हो गया संबंध की सत्यता की जांच कर लिया। अब एक और फॉर्मूला लगाना पड़ता है। दो गो फार्मूला से आपको संबंध की सत्यता की जांच करना होगा। पहला शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारा दूसरा फार्मूला है और इससे भी आपको सिद्ध करना होता है। तो गुणनफल होता है अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अब हम लोग इस पे भी उसका मान रख के सवाल को सोल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान है -2 गुने बीटा का मान है 4 बराबर c का मान हमारा कितना है? -8 है तो -8, a का मान 1 है। तो 2 चौका 8 -8 बराबर हो गया -8। इस प्रकार से ये भी हमारा आ गया तो नीचे लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, और ये सवाल बहुत ही VVI सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में आता है, इसकी फुल गारंटी है। जब भी आपके सवाल में बहुपद से आए कि संबंध की सत्यता की जांच करें तो करना क्या है? जो सवाल में बहुपद देगा उस बहुपद को फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ करके हम 2 गो शून्यक निकालेंगे, एक को अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे और ABC लिख देंगे तो और अच्छा होगा। और ये 2 फार्मूला लगा करके आपको सिद्ध करना होता है। फार्मूला लगाना है शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a पर, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a पर। और जब तक बराबर नहीं आएगा, और बराबर ही आता है, बराबर ना आने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इतना कर देने पर आपको 2 नंबर मिल जाता है। थोड़ा हाँ इसमें मेहनत थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, नंबर देकर जाती है। तो हम लोगों ने बहुपद का इस सवाल को बढ़िया से सोल्व कर लिया। अब चलते हैं बहुपद से अगला सवाल क्या आ सकता है। तो अगला सवाल बहुपद से ये है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले हम सवाल में लिख दिए सोल्यूशन। जैसे ही सोल्यूशन लिखते हैं मन में एक इमोशन आता है कि सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, समोसे की तरह इसको भी सोल्व कर देना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। द्विघात बहुपद क्या होगा? यदि उनके शून्यकों का योग 2, शून्यकों का योग जैसे ही कहेगा और द्विघात बहुपद आपको निकालने के लिए कहेगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन डैट वो दिया हुआ है। क्या लिखना है? गिवन डैट वो दिया हुआ है शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यही लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिए। एवं गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -15 ये दिया हुआ है। तो हम लोग दिया हुआ हम इस सवाल को लिख दिए। अब द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के निकालने का एक फार्मूला होता है, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। अगर नहीं याद किए हैं तो अभी याद कीजिए। द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा फार्मूला है निकालने का। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर लिखेंगे 2x के x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर लिखेंगे -15 हो गया। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस -15 और ये सवाल बन के हो गया रेडी। बहुत ही छोटा सवाल है और आपको 2 नंबर देकर जाता है, कुछ नहीं करना है। शून्यकों का योग बोला है तो लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2, गुणनफल बोला है तो लिखे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -15 और द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 2 है तो 2x के x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 प्लस माइनस माइनस हो गया। इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। तो हम लोगों ने वही सवाल को सोल्व कर रहे हैं और ख़ासकर आप गौर कर रहे होंगे वही सवाल हम लोग सोल्व कर रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपको हम बेहतरीन सवाल को बेहतरीन तरीके से सोल्व करना भी सिखा रहे हैं। अब जो आप ये बोर्ड पर देख रहे हैं इसको हल करना है। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 को हल करना है, सीधे हल करना है। कौन विधि से हल करना है ये सवाल हमारा नहीं कहा है। जब नहीं कहा है तो हम लोग इस सवाल को सीधे हल करते हैं। इस सवाल को हल करने की बहुत सारा विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, ब्रज गुणनखंड विधि है, तो बहुत सारा विधि है। लेकिन जब विधि के नाम ना कहे तो जिस पे हल्का लगे उसी पर हम लोग सवाल को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो हल्का सबसे अच्छा ही सवाल के लिए होगा विलोपन विधि। और चलिए हम लोग इस सवाल को विलोपन विधि से ही सोल्व करते हैं। तो जो पहले दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं, गिवन डैट। सोल्व करें मतलब यहाँ पर एक्स वाई का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो गिवन डैट में लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि देखिए क्या कहता है। हम विलोपन विधि से सोल्व करने जा रहे हैं लेकिन विलोपन विधि लिखेंगे नहीं क्योंकि विलोपन विधि नहीं बोला है। तो जब विलोपन विधि से सोल्व करने जा रहे हैं तो विलोपन विधि बोलता है जो भी हमारा चर मान है एक्स या वाई दोनों में से कोई एक हमारा इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो उसे काट के हटा देते हैं और जैसे ही काट के हटता है उसके बाद जो उसका विपरीत हमारा चर मान होता है उसका आंसर निकल जाता है। तो देखिए एक्स भी बराबर है वाई भी बराबर है। तो जब चिन्ह विपरीत हो, जब चिन्ह क्या हो, जब चिन्ह विपरीत हो, जब चिन्ह विपरीत हो तो समीकरण को जोड़ते हैं और जब चिन्ह इक्वल हो तो समीकरण को घटाते हैं। तो देखिए वहाँ y का मान प्लस में और माइनस में चिन्ह विपरीत है तो हम y को काटने जा रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ कथी से 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से लिखे हैं। तो जब 1 जोड़ 2 से लिखते हैं तो 1 जोड़ 2 से आप समीकरण में बराबर करना नहीं है तो सेम टू सेम लिख दिए। x माइनस वाई बराबर हो गया 1 बटा प्लस माइनस कट गया, एगो x होता है 2x अब बराबर 5 1 हो गया 6, काटेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, x का मान आ गया 3। अब क्या करना है x का मान आप किसी भी समीकरण में कूट कर दीजिए y का मान निकल जाएगा। तो कहाँ पे कूट कर दे, एक ही में कूट करते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम x का मान कहाँ रखने जा रहे हैं, समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। एक हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान आया है 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान हो जाएगा 5, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y का मान कितना निकल के आ गया 2। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर हो गया 2। यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर। तो जब इस तरह से 2 गो समीकरण दे करके और सीधे आपसे इसका हल करने निकालने के लिए कहे तो आपको समझना है कि x और y का मान पूछा है और x y का मान आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पे विलोपन विधि अच्छा लगा है तो विलोपन विधि से बना दिए हैं। प्रतिस्थापन विधि भी यहाँ पे बहुत ईजी होता है, उस विधि से भी हम इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये सवाल आप सीख गए। तो चलिए आगे ये सवाल फिर आपको काम आने वाली है। अगला सवाल हमारा है k का वह मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो आपको k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए रेखाएं 5x प्लस 7y बराबर 3 और 15x प्लस 21y बराबर k समपाती है। यानी ये जो सवाल हमारा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण से ये हमारा सवाल है, ठीक है। कौन सवाल है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण से ये हमारा सवाल है। अब जब ये सवाल बोलेगा तो पहले समीकरण को नीचे खींच के लाते हैं। समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 3 और दूसरा है 15x प्लस
21y बराबर k, ठीक है। और यहाँ पे कथी बोला है, समपाती बोला है। हम 2 चर में बताए थे, जैसे ही समपाती का बात करें, किसका बात करें, समपाती का बात करें, समांतर का बात करें, समांतर का बात करें, प्रतिच्छेदी का बात करें, संगत असंगत का बात करें, संगत असंगत का बात करें, विरोधी का बात करें, अविरोधी का बात करें, आश्रित का बात करें, केकरो बात करें 2 चर वाला में, तो हम आपको एक फार्मूला दिए थे। फार्मूला क्या दिए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। इसी सवाल पे आपको रख देना है। तो देखिए a1/a2 यानी पहला बट्टा पहला, दूसरा बट्टा दूसरा और तीसरा बट्टा होता है तीसरा। तो लिख दीजिए 5/15 बराबर 7/21 और बराबर 3/k। तो देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 5 × 15, 7 × 21, तो क्या हो जाएगा 1/3 और बराबर 3/k। और संपाती जब बोलता है तो संपाती में तीनों होता है बराबर, और यहाँ पर हमको निकालना है k का मान। तो k वाला को लेकर के बाई क्रॉस कर देंगे, ठीक है। k वाला को लेकर के बाई क्रॉस कीजिए, तो k को 1 से गुना करेंगे तो k, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, k बराबर कितना आंसर आ गया 9, और ये सवाल बन के हो गया तैयार। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने सवाल के दूसरा जो है, और ये बहुत ही VBI सवाल है, और ये ग्राफीय विधि है, और आपके एग्जाम में ग्राफीय विधि 5 नंबर से आता है। लास्ट में ग्राफ वाला पेज भी आपको देता है, उस पर ग्राफ खींचने के लिए। तो उस व्यू से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भागना नहीं है छोड़ के इस सवाल को, और ये सवाल को हम समझा के ही आपको मानेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफ खींचना आपको सिखाएंगे। इसीलिए ग्राफ का कॉपी नहीं है तो ग्राफ का कॉपी लेकर बैठिए, या सद्दा कागज़ पर भी आप प्रयास कीजिएगा ग्राफ खींचना। तो ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहला को मान लेंगे इक्वेशन 1, पहला को मानेंगे इक्वेशन 1। पहला हमारा है 3x + 4y बराबर 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा हमारा है 2x - 2y बराबर हो गया 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, ग्राफीय विधि सोल्व करने से पहले एक चीज़ क्या करना है, एक शेप आपको बना लेना है, और ये शेप बहुत काम की चीज़ है। ये शेप आपको इतना बनाना है दोनों में, यही शेप आपको जो है ग्राफ खींच कर देगा। अब क्या करेंगे, इसमें इसको बांट देंगे इस तरह, इसमें लिखेंगे y(x) और इसमें लिखेंगे y, यानी इधर x का मान लिखा आएगा और इधर y का मान लिखा आएगा। इसको भी उसी तरह बांट देते हैं x y, यानी कम से कम x का मान 2 गो चाहिए और y का मान भी 2 गो चाहिए। x का मान किताब में 3 गो पर निकाला हुआ है, लेकिन उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 गो मान x का निकालेंगे और 2 गो मान y का निकालेंगे। अब इसमें x या y का मान अपने से लेना है, और अपने से वही मान लेंगे जो समीकरण को जब सोल्व करेंगे या समीकरण में जब उसका मान रखेंगे तो अच्छे तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाए। यानी मौखिक रूप से पहले हम लोग चेक कर लेंगे। अगर x का मान 0 रखते हैं तो 3 गुने 0 0 होगा, इधर 10 है, 4 के पारा में 10 नहीं आता है, दशमलव में जाएगा, थोड़ा परेशानी हो सकता है। लेकिन अगर 1 रखते हैं तो 3 गुने 1 हो गया 6, घटेगा तो आ जाएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं जब x बराबर 2, x बराबर 2 लिखे हैं तो इसमें कूट करेंगे, 3x + 4y बराबर हो गया 10। तो 3 गुने 2 + 4y बराबर हो गया 10। तो 3 दूना 6 + 4y बराबर हो गया 10। तो 4y बराबर होगा 10, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 4y का वैल्यू हो गया 4, 4 से 4 कट गया, y का वैल्यू आ गया 1। तो लिख देंगे y का वैल्यू 1 आया है, और x का वैल्यू कितना लिए थे, 2 लिए थे। अब एक बार जब x का मान लिए हैं तो एक बार आपको और मानना है। ज़रूरी नहीं है कि आप x का ही मान मानो, आप y के भी मान सकते हैं, लेकिन हम वही मान मानने का प्रयास करेंगे जो आसान से हमारा सवाल निकल के आ जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान अगर मान लिए हैं तो एक बार और मान के देखते हैं। 1 रखते हैं तो 3 जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम लोग y का मान 1 मान के देखते हैं। तो 1 तो हमारा आ गया, नहीं मान सकते हैं। 2 मानते हैं तो 4 दूना 8,
प्रॉब्लम हो सकता है। 3 मानते हैं तो 4 3 12 घटेगा, इधर आएगा तो -2 प्रॉब्लम हो सकता है। 4 मानते हैं तो 4 चौका 16 घटेगा तो इधर आएगा 6, बहुत अच्छा है, हम मान लेते हैं 4। तो लिख लीजिए जब हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, लिख लीजिए जब y का वैल्यू मान लिए 4। तो इक्वेशन फिर लिखिए 3x + 4y = 10। एक बात और, अपने से कुछ भी मान आप मान सकते हैं, वही मानेंगे जो सवाल हल्का कर दे। तो 3x + 4 × 4 बराबर आ गया 10। तो 3x बराबर होता है 16 + 16 = 10। तो हो जाएगा 3x बराबर 10, 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर हो गया -6, 3 दूना कट गया 6, x का वैल्यू आ गया -2। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू आया था 4। तो हम लोगों ने जिस तरह पहला इक्वेशन से मान निकाला है वैसे ही अब दूसरा इक्वेशन से मान निकालेंगे। अब दूसरा इक्वेशन से मान निकालेंगे तो फिर वही करना है, जब अपना से मान लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान लेते हैं 0। पहली बार क्या लेते हैं 0, ताकि मान हमारा छोटा निकल के आएगा। तो 2x - 2y बराबर हो गया 2। तो 2 × 0 - 2y बराबर हो गया 2। तो 0 - 2y बराबर हो गया 2। तो -2y बराबर होता है 2। 2 से 2 कट गया, y का वैल्यू निकल के आ गया -1। तो y का वैल्यू -1 आया, y का वैल्यू क्या आया -1 आया, x का वैल्यू 0 माने थे। अब एक बार अपने से फिर y का मान लीजिए क्या 0 मान लेते हैं। जब y बराबर 0 मान लिए तो फिर इक्वेशन में मान पुट कीजिए, 2x - 2y बराबर 2। तो 2x - 2 × 0 बराबर 2। तो 2x 0 आ जाएगा, सीधे 2 कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान आ गया 1। तो x का मान 1 आया, y का मान कितना माने थे 0। तो इस प्रकार से हम दोनों इक्वेशन में x और y का मान बारी बारी से कूट करके समीकरण को सोल्व कर दिए। अब जब सोल्व कर दिए तो इस मान को ग्राफ पे बैठा करके ग्राफ खींचना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। अभी तक इतना में आपको 2 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ खींचने। तो पहला x का मान 2 है, y का मान 1 है। चलिए खोजते हैं किधर x का मान 2 है और y का मान 1 है। देख लीजिए x का मान 2 है, एक ही बार में एगो लेंगे। देखिए एक बार में ही हमको यहाँ से एगो उठाना है। देख लीजिए x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो x का मान 2 ये हमारा होता है x प्लस में, इधर होता है माइनस में, ऊपर में y होता है, नीचे y डैश होता है। तो x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो x का मान 2 हमारा ये है, y का मान हमारा 1 ये है। यहाँ से ये आएगा और इधर से ये आएगा, तो इस बिंदु पे हमारा कटेगा। ये बिंदु हो गया हमारा 2,1 का, ठीक है, बिंदु दे दिए। अब आते हैं पीछे, दूसरा है x का मान -2 और y का मान है 4, ठीक है। x का मान -2 हमारा यहाँ है और y का मान 4 हमारा यहाँ है। तो y का मान x का मान -2 देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, तो ये बिंदु हमारा बनेगा। तो x का मान हो गया -2, कॉमा हो गया 4। ये 2 बिंदु हमारा बन गया। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम लाइन से मिला देंगे। दोनों बिंदु को लाइन से कभी करना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा, रेखा खींचना पड़ेगा दोनों बिंदु में, ठीक है। चलिए अब इस दोनों बिंदु का हम रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु को मिला करके, ये नहीं बना, दोबारा लेते हैं। ये भी नहीं आया। ये हमारा पूरी तरह से सही खिंचाया। अभी हमारा पहला इक्वेशन का था, तो यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1। लिख देने से क्या होगा, ये बताएगा कि जो पहला रेखा खींचे हैं ये हमारा पहला समीकरण का रेखा है, खिंचा गया। अब इसी प्रकार दूसरा बिंदु को बैठा करके, इसको देख लीजिए, थोड़ा आप ज़्यादा कर दे रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु था और यहाँ पर एक बिंदु था। अब इसी प्रकार दूसरे वाले पॉइंट को हम यहाँ पे बैठाएंगे। दूसरा वाला पॉइंट में क्या है, x का मान 0 और y का मान -1 है। चलते हैं, x का मान 0 और y का मान -1। तो x का मान 0 तो हमारा बीच में ही रहेगा, y का मान -1 है, यानी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो 0, -1 हमारा ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x का मान 1 और y का मान है 0। x का मान 1 और y का मान है 0, तो x का मान 1 यही है और y का मान 0 होगा, तो हो गया 1,0। तो एक बिंदु हमारा ये बन गया। अब इस बिंदु को भी क्या करेंगे, हम लाइन से मिला देंगे। अब इस लाइन को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। गड़बड़ है,
यहाँ से लाइन क्या हो गया, मिल गया। और दोनों लाइन कटा है यही बिंदु पे, 2,1 बिंदु पे आपका कटा है। यानी जो ग्राफ हमारा बना, कथी बना, इस ग्राफ का नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा हमारा ग्राफ बना है। यानी दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया है। और जब इतना ग्राफ बना दीजिएगा और यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, एक जहाँ पे करता है वहाँ पे x y का मान लिखना पड़ता है, तो लिख दीजिएगा x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू 1 आया है। इतना करने के बाद जो है आपको 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो आप ग्राफ सीखना भी, मतलब ग्राफ खींचना भी बढ़िया से सीख गए। अगर नहीं सीखे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो फिर दोबारा जा करके क्या कीजिए, इस वीडियो को वहाँ से दोबारा शुरू कीजिए और फिर ध्यान से देखिए कि हम ग्राफ कैसे खींचे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने जो वीडियो का जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर, गुणनखंड विधि से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात करना है। यानी शून्य ज्ञात करना है, तो वही हम आपको बहुपद वाला सवाल में बताए हैं कि जब द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। द्विघात समीकरण के शून्यक भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 निकालते हैं, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। हम निकालना आपको सिखाए थे कि पहला सेम टू सेम, अंतिम वाला सेम टू सेम करेंगे। अब पहला को अंतिम से गुना करेंगे, तो पहले में अचर मान 1 है, इधर 10 है, 1 को माइनस 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 10। अब इसको तोड़ के देखेंगे कौन पारा में आता है, तो 2 पंचे आता है 10। इस प्रकार इसको हम तोड़ देंगे। और यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो बड़का में वही चिन्ह लगता है। तो बड़का 5 है तो यहाँ माइनस लग गया, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि घटाने और जोड़ने पर हमको इतना पुराना होता है। तब +2 माइनस 5 माइनस 3 हो गया, ये भी हमारा हो गया सही। तब इसको आप लिख दीजिए +2x और माइनस 5x। अब 3 गो से 4 गो हो गया, तो जोड़ा लगा करके कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस हो गया 2, और इसमें कॉमन लेंगे तो आएगा 5, तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर हो गया 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, इधर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। और एक बार और लिखेंगे जब x माइनस 5 हो गया 0, तो x बराबर। अब हमारा अगला सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और ये सवाल आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। और ये सवाल ऐसा सवाल है कि सरकारी नौकरी में भी यह सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको तो चलिए सब्जेक्टिव में दिया है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह का सवाल एग्जाम में आने की पूरी संभावना होता है। और हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे और आपको समझाएंगे, ताकि आप भी एग्जाम में इस सवाल को एकदम अपने स्टाइल में आप हल कर पाएँ। करना क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्रमागत यानी अगर हम 2 लेंगे तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं पता कि कहाँ का है, तो एक को x मान लेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही हमारा बढ़ रहा है। तो पहला x मान लेंगे तो दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 1। ये आप समझ गए होइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो लिखेंगे माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या, और पहला संख्या हम लोग मान लिए x, तो दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा y। अब सवाल क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग। प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार आपको चलना है। तो हम लिख दिए हैं प्रश्नानुसार। क्या बोला है, उनके वर्गों का योग। तो पहला संख्या योग है तो एक वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस योग मतलब प्लस दूसरी संख्या, सॉरी यहाँ पे हम लोग दूसरी संख्या को x प्लस 1 मानेंगे, दूसरी संख्या को x प्लस 1 मानेंगे। तो दूसरी संख्या हो गया x प्लस 1। अब वर्ग बोला है तो इसका भी कर देंगे वर्ग। योग कितना दिया है 365, तो लिख दिए 365। प्लस बोला है योग माने तो प्लस कर दिए। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2
ए का मान x है अगुने b का मान 1 है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 365। तो एगो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर हो गया 365। अब करना क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x इधर हमारा होगा 365, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, या उससे अच्छा है कि आप इसको इधर ही लेके चल आइए। तो प्लस 1 2x प्लस 1 माइनस हो गया 365 बराबर हो गया 0। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो गया 364। सवाल को और छोटा कर देंगे कॉमन लेकर के। हम यहाँ पे जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, अब माइनस हो गया, भाग लगाएंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 2 दूना होता है 4, 182 बराबर हो गया 0। अब 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में, और 0/2 हमारा 0 ही होता है, तो सीधा सीधा लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर हो गया 0। अब जब 182 हो गया तो हमको दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो जब तक x का मान नहीं निकलेगा दोनों संख्या ज्ञात नहीं होगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर हो गया 0। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में पहला लिखेंगे सेम टू सेम, अंतिम वाला लिखेंगे सेम टू सेम बराबर 0। आप पहला को अंतिम से गुना करेंगे तो जब 1 को माइनस 182 से गुना होगा तो माइनस 182 होगा। अब इसको तोड़ना है 2 को ऐसा संख्या में कि जोड़ने घटाने पर x आ जाए और गुना करने पर 182 आ जाए। ठीक है, तो जब उसको तोड़िएगा तो एक संख्या आएगा हमारा 14 13। आप 14 13 को गुना कीजिए, 4 तिहाई हो गया 12, 14 13 को गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 1 4 4 3 7 और 7 1 हो गया 8, 1 1 यानी 182, यानी 14 आएगा और कितना आएगा 13 आएगा। तो 14 और 13 आएगा तो बताए थे जो चिन्ह होता है बड़का चिन्ह को उसके साथ रखते हैं। तो प्लस 14 हो गया x और माइनस हो गया 13x। 14 में 13 जाएगा तो एगो x बच जाएगा। अब इस दोनों में x कॉमन लेना है तो बचेगा x प्लस 14, इधर कॉमन लेंगे माइनस 13, तो इधर हो जाएगा x, माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर हो जाएगा 14। गुना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो पहली बार के अंदर आता है वही दूसरी बार में भी आता है। तो दोनों के बदले में लिखेंगे एगो x प्लस 14 और इधर हमारा है x, इधर है माइनस 13 बराबर हो गया 0। तो लिखेंगे जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस 14, और ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि धनात्मक संख्या लेना है, प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। अब इसको लेते हैं जब x माइनस 13 बराबर हो गया 0 तो x बराबर हो गया 13, ये धनात्मक में आ गया तो हमारा x का मान निकल गया 13। तो जो हम ऊपर माने थे उसी को नीचे लिख देंगे। अतः ऊपर क्या माने थे, पहली संख्या, तो लिख दीजिए अतः पहली संख्या को x माने थे तो x, और x का वैल्यू आ गया 13। और दूसरी संख्या को हम लोग माने थे x प्लस 1, तो x प्लस 1 हमारा आ गया 13 प्लस 1 बराबर हो गया 14। हमारा दोनों संख्या निकल गया और ये सवाल भी बन गया। तो बहुत अच्छा सवाल था। सवाल में क्या किए है, पहला संख्या को x माने हैं, दूसरा संख्या को x प्लस 1 माने हैं, दोनों का वर्ग बोला है तो वर्ग बोल के योग किया है तो जोड़ दिए हैं, और इसको तोड़े हैं प्लस b को होल स्क्वायर पर, उसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट करके यहाँ पर हम x का मान निकाल दिए हैं। माइनस में आया था, माइनस वाला को नहीं लिए हैं क्योंकि हमको लेना है प्लस वाला, और प्लस वाला में आया है 13, तो पहली संख्या x का मान हो गया 13, दूसरा है x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 हो गया 14। इस प्रकार से इस सवाल को हम लोगों ने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा है AP से, और AP से भी आपके एग्जाम में सवाल आता है। तो AP से जो सवाल आया है हम लोग इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से हम आपको सवाल को बना के बता रहे हैं, तो आप आराम से सीखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये समय है सीखने का, और ये समय जब चला जाएगा तो फिर लौट कर नहीं आएगा, तो फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि हम लोग इस सवाल को सीखें। AP हमारा दिया 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है तो पहले आप बेसिक इसका जान लीजिए। इसका बेसिक क्या होता है ध्यान से सुन लीजिए। बेसिक AP में हमको A का मान चाहिए, D का मान चाहिए, N का मान चाहिए। अगर इतना हमको मिल जाए
तो हम ए एन भी निकाल सकते हैं और एस एन भी निकाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ए का मान क्या होता है। तो जो पहली पद होता है वो हमारा ए का मान होता है। तो ए का मान हमारा पहला पद होता है। ए का मान कौन होता है? हमारा पहला पद होता है। डी हमारा होता है सार्वंतर। डी हमारा क्या होता है? सार्वंतर होता है। ये पूरा समांतर श्रेणी का बेसिक आपको हम बता रहे हैं। डी हमारा होता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी का अंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? कहीं से दो को संख्या उठा लेंगे और दो को उठाने के बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। एन का मान कैसे निकालेंगे? जिसका में वाल लिखा रहेगा, जिसमें वाल लिखा रहेगा वही हमारा एन होगा। मतलब एन मतलब होगा संख्या। एन मतलब क्या होगा? संख्या। कैवा संख्या है ये हमारा एन का मान होता है। ए एन फार्मूला लगा के हमको निकालना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है 10वां पद पे कौन है। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन का फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी इतने पूरे बेसिक पे आपका समांतर श्रेणी गोल गोल घूमता है। अब पूरे सवाल इसी पे बनता है। तो चलिए हम लोग सवाल को भी बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिए। और डी बता है सार्वंतर, कहीं से 2 को मान उठाना है। तो मान लीजिए 2 और 7 को ले लिए, तो बाद वाला में से पहले वाला को घटा देंगे तो कितना आ गया? 5। डी का मान भी निकल गया। वाल लगा रहता है वो हमारा एन का मान होता है। तो एन कितना हो गया? 10। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 10 ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान होता है कितना? 2 और प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान आया है 5। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 गुने 5, तो हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45 और 45 हुआ 2 होता है 47। इस प्रकार से हमारा 10वां पद निकल गया। और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में सवाल आता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जब आएगा तो आप भी इस सवाल को बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दीजिएगा। देख सकते हैं बहुत ही छोटा स्टेप है और छोटा स्टेप में ही ये सवाल बन के हो गया तैयार। ठीक है, तो आप एग्जाम हॉल में बना लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा आईपी से है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, जब कौन सा पद कहे इसका मतलब है कि एन का मान आपसे पूछा है। हमको लग रहा है कि आपको सारा वीडियो समझ में और वीडियो का जितना सवाल है सब आपको समझ में आ रहा है और हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा भी रहे हैं। ठीक है, इसलिए उबने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा, तो हमको पढ़ना आज ही होगा, कल नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम तो आपका फिक्स है, वो बदलने का चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपका समय बदल रहा है। ठीक है, चलते हैं सवाल पे। हमने आपको बेसिक में ही बताया। पहला होता है ए का मान लिख देते हैं। ए का मान कितना लिख देते हैं? 3। डी का मान बताए थे, कहीं से 2 को उठाइए, बाद वाला में से पहले वाला को घटा दीजिए। तो अगर 3 और 8 को उठाते हैं तो बाद में 8 है, पहले 3 है, घटेगा तो आ गया 5। आप बताए थे वाई तो इसमें लगा नहीं है, यानी एन का मान आपको निकालना है। यहाँ पे सीधा सी बात है। 78 क्या है? तो 78 हमारा ए एन का मान है। ठीक है, एन कितना है? 78 है। कौन सा पद यानी एन का मान आपको निकालना है। जब एन का मान निकालना है तो फार्मूला भी हम वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला एन का फार्मूला लगाएंगे। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। तो एन 78 है तो लिखेंगे 78 बराबर ए का मान 3 है प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन माइनस 1 और डी के मान है 5। क्लियर? तो 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 को एन से गुना करेंगे तो 5n माइनस 5। तो 78 बराबर हो जाएगा 5n, 3 प्लस में माइनस 5 में आ गया -2। तो 78 -2 इधर आएगा तो प्लस में इधर हो गया 5n। 78 2 हो गया 80, 80 बराबर हो गया 5n, काटेंगे तो 16 पंचे 80, n के मान आ गया 16। और लीजिए ये भी सवाल बन के हो गया तैयार और ये भी सवाल बन गया। तो समांतर श्रेणी का सवाल बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है। अगला सवाल हमारा फिर समांतर श्रेणी से ही है और सवाल ये है कि आपको इस सवाल में एपी कह रहा है 8, 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात किया है। जैसे ही योग कहेगा आपको फार्मूला यूज करना है एस एन। क्या यूज करना है? फार्मूला यूज करना है एस एन। और एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है डी। क्लियर? लेकिन उससे पहले जो सवाल में दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। सवाल में दिया क्या है? ए का मान कितना है? 8 है और डी का मान आपको निकालना सिखाए हैं। कहीं से 2 को मान उठा लीजिए। तो मान लीजिए हम 8 और 3 को उठा लिए तो क्या कहे? बाद वाला में से पहला वाला को घटा देना है। तो बाद में 3 है तो 3 घटाएंगे 8
3 माइनस 8 हो गया -5, ठीक है। 22 पद यानी n का मान हो गया 22 और आपको निकालना है SN यानी योग कहेगा तो SN फार्मूला यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे मान कूट कीजिए, बन जाएगा। तो 22 बटा हो गया 2 गुने A का मान होता है 8 प्लस n का मान दिले है 22, तो 22 माइनस 1 गुने D का मान है -5, कटेगा तो 11 दूना हो गया 22, 11 8 दूना 16 आप प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 गुने माइनस हो गया 5। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 11 16 अब प्लस माइनस माइनस 21 पंच हो गया 5 अब 5 दूना हो गया 10, 105 घटाएंगे तो 11, गुना करेंगे तो गुना हो गया, ब्रैकेट हटेगा तो गुना, 105 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 5 घट गया तो हो जाएगा ये 100, तो जब बचेगा 11, 10 घट गया तो 90, मतलब हो गया 89। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। जब 89 को गुना करेंगे तो हमारा जो योगफल आता है, योगफल जो हमारा आ रहा है, आप 89 को 11 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 9 8 9 8 9 17 9 979 क्या आ गया, 979 हमारा कथी आ गया, आंसर आ गया। तो आंसर आ गया, तो ये भी सवाल हमारा बन गया। तो AP से 3 टाइप का सवाल आता है और हम लोगों ने तीनों टाइप का सवाल पढ़ लिया। पहला योग वाला आता है तो योग भी देख लिए, कुल पद पूछता है तो वो भी देख लिए। तो समांतर श्रेणी से जितने टाइप का सवाल आता है उस सवाल को हम लोगों ने बना दिया। अब जो सवाल आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये है त्रिभुज से सवाल, और त्रिभुज से बहुत ही सोच समझ कर इस सवाल को हम निकाले हैं और ये सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज का पहले चयन कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का चयन करके फिर से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। तो इधर आप देखिएगा, इधर हम त्रिभुज निकाल लेते हैं, इधर हम समबाहु त्रिभुज निकाल रहे हैं। पहले ये है, ठीक है। ये जो हमारा है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज निकाल लिए, ठीक है। ये जो हमारा है ये हम समबाहु त्रिभुज निकाल लिए, ठीक है। अब जब समबाहु त्रिभुज निकाल लिए तो इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नामकरण करते हैं तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। क्लियर? अब जो कह रहा है हम लोग उस सवाल में इसमें लिखते चलेंगे क्या क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या जानते हैं कि 2 भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये वाला जो भुजा है, ये वाला और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ABC यदि AB और AC बराबर हो, यानी AB और AC कति हो, बराबर हो, 26 26 बोला है तो ये भी हो गया 26 और ये भी हो गया 26। BC बोला है 20 तो BC हो गया हमारा 20। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इस सवाल में हमको ऊंचाई ही नहीं पता है। तो जब ऊंचाई नहीं पता होगा तो सवाल कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में ऊंचाई पता करते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई पता करने के लिए क्या करेंगे, बीच में से एगो हम जो क्या करिए हैं, बीच में से एक रेखा खींच देते हैं ताकि हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। हम एक रेखा खींच दिए बीच में से, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो जब हमारा ये ऊंचाई हो जाएगा, पूरा हमारा 20 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये भी हो गया 10। तो ये हमारा आधार पता है। आइए हमारा देखो, ये त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गया ना। तो जब समकोण त्रिभुज बन गया, विकर्ण पता है, आधार पता है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या करेंगे, हम लोग AD का मान यहाँ पे D मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है इसको, यहाँ पर हम लोग इसको D मान लेते हैं। जब D मानेंगे तो हमारा हो जाएगा AD। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या करेंगे, हम AD का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, ऊंचाई होगा। लंब भी हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर बोलता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलता है। तो आधार स्क्वायर लगा दिए, कर्ण हमारा 26 है तो 26 का स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लंब हमको निकालना है तो लंब का स्क्वायर रहेगा, प्लस आधार हमारा कितना है, 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अगर 26 को 26 से गुना करते हैं, अगर हम लोग 26 को 26 से गुना करते हैं तो 6 गुने 6 हो गया 36, 6 दूना 12, अब 12 3 हो गया 15। फिर गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, 6 5 2 7 और ये हो गया 5 1 6। तो आपका हो गया 6 7 76, ठीक है। बराबर लंब का तो मान हमको निकालना ही है
और 10 का होता है 100। क्लियर। तो 6 से 76 में 100 प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा, तो इधर बचेगा लंब का स्क्वायर, घटेगा तो आ गया 576 और ये हो गया लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट 576, तो बच गया लंब। और 576 किसका होता है तो 24 का होता है, तो लंब का मान कितना आ गया 24 आ गया। और जो लंब का मान 24 आया वही हमारा हो गया ऊंचाई, तो 24 हमारा लंब का मान हो गया। अब बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने होता है ऊंचाई। और ये सवाल आपके त्रिभुज से आने की पूरी संभावना है। तो 1/2 के लिखेंगे 1/2 गुने आधार हमारा पूरा कितना है 20 है, तो पूरा लिखाएगा 20। और ऊंचाई कितना निकाले हैं 24, तो 24 गुना करेंगे तो 12 दूना हो गया 24, तो 20 गुने हो गया 12, तो 12 दूना 24 और एगो जीरो बैठ गया 24। क्षेत्रफल हमेशा कथी में होता है स्क्वायर में होता है, मात्रक नहीं है, तो लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या लिख देंगे वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। और ये सवाल त्रिभुज से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हम अपनी अगली सवाल पे। और ये अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और दूरी सूत्र से है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी ये सवाल बढ़िया से आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। करा दी गई 2 बिंदु है, तो मान लीजिए एक लाइन खींच देते हैं। एक लाइन हमारा खींच दिए, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है। तो ए बिंदु का मान कितना दिया है 2,3 दिया है, और बी बिंदु का मान दिया है 4,1। ठीक है, तो दूरी निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, सीधे लगाइएगा दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है √(x1 - x2 का होल स्क्वायर) अब प्लस होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर बराबर होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 नहीं समझ में आता। देखिए पहला होता है x1, दूसरा का होता है y1, तो इसमें होता है x2, इसमें होता है y2। यानी पहला में से पहला घटा दीजिए, तो 2 में से 4 घटा के होल स्क्वायर, आप प्लस दूसरा में से दूसरा का घटा देंगे तो 3 - 1 के होल स्क्वायर। 2 में से 4 घटेगा, 2 में से जैसे ही 4 घटेगा तो -2 आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर। तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, 4 4 हो गया 8 और 8 हो गया 2√2 इकाई। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो जब भी दूरी सूत्र से सवाल आएगा तो आपको यही फार्मूला यूज करना है, √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और इसी फार्मूला को हल करके सवाल को हम लोग क्या करेंगे बना देंगे। तो दूरी सूत्र से आपके एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम सवाल को समझा रहे हैं। एक बार और क्या कीजिए, आप लोग जो भी आपका फ्रेंड छूट गया है उसको एक बार क्या कीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी लाभ हो जाए। और आप अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इतना तक वीडियो देख लिए हैं, तो पक्का आप में दृढ़ निश्चय है कि आज हम वीडियो को देखकर ही मानेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप संकल्पित हैं और संकल्पित होकर अपना सारा काम छोड़कर अपने जो फायदे का चीज़ है आप उसे गौर से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, और अगला सवाल हमारा ये है कि एक बिंदु ज्ञात करना है। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं। यानी सीधा सीधा जो ये सवाल है विभाजन सूत्र से सवाल है। तो जब भी विभाजन सूत्र से सवाल होगा, करना क्या है, एक लाइन आपको खींचना है। यहाँ पर लेंगे ए और यहाँ पर लेंगे बी। तो ए का मान जो दिया है उसको लिख दीजिए -1, हो गया 7, और बी का मान है 4, 3, 4, -3, इसको लिख दीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर एक बिंदु जो हमको ज्ञात करना है आपको, वो बिंदु आपका यही है। ये बिंदु आपका मध्य बिंदु है, इसी को ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं P। ठीक है, और जो यहाँ अनुपात दिले हैं वो अनुपात आपका है 2:3, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। क्लियर। यहाँ पर जो मान देता है वहाँ पर हमारा ये होता है x1, क्या होता है x1, और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ये होता है m1 और ये होता है m2। ठीक है, इस तरह से इसको पॉइंट को लिख देंगे ताकि जब सवाल बनाएंगे तो गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा। अब हम लोग सवाल को विभाजन सूत्र पर ले जाके सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो विभाजन सूत्र से ज्ञात करते हैं सवाल को। तो विभाजन सूत्र क्या लगता है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, याद कीजिए m1x2
प्लस m2x1 बटा में होता है m1 प्लस होता है m2, कॉमा y के लिए होता है m1y2 अब प्लस m2y1 अब बटा में होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा हुआ y के लिए और ये हुआ x के लिए। इस पे सवाल को रखेंगे और सवाल बना लेंगे और सवाल भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए मान रखते हैं m1 कितना है तो वहाँ पे लिखा है 2 गुने x2 कितना है तो 4 है, सीधा वहाँ लिख दीजिएगा, सीधा मान रखिएगा। m2 है 3, x1 है -1 बटा में हो गया 2 + 3, क्लियर, कॉमा m1 है 2 गुने y2 है -3 प्लस m2 है 3 गुने y1 है कितना 7, तो 7 अब बट्टा में लिख दिए क्या 2 + 3, तो इस प्रकार इसको लिख देना है। अब गुना कर लीजिए 2 चौका 8 प्लस -3 हो गया बट्टा में 5, कॉमा 3 दूना 6 -6 प्लस 21 अब बट्टा में हो गया 5। ठीक है, घटेगा तो 8 में से 3 जाएगा तो हो गया 5/5 और इधर हो जाएगा 15 अब बट्टा में हो गया 5, कट जाएगा 5 × 15 5 × 5, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1,3 और जो बिंदु पूछा है वही बिंदु का मान है 1,3 और ये निकल के हो गया तैयार और ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी विभाजन सूत्र से सवाल आएगा तो सवाल में यही करना है, सवाल में करना क्या है x1 y1 x2 y2 m1 y2 m2 लिख देने से क्या होता है कि जब सवाल में मान पुट करेंगे तो गड़बड़ होने का चांस खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने विभाजन सूत्र से भी सवाल को सोल्व कर दिया। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो हमारा क्षेत्रफल से सूत्र है। और जब क्षेत्रफल से सूत्र है तो करना क्या है, एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। चलिए पहले पढ़ते हैं। उन शीर्षों वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके निर्देशांक 1, -1, -4, -3 और -3, -2 है। तो जब भी इस तरीके से सवाल आएगा तो पहले क्या करना है, आपको त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, पहले क्या किए हैं, एक त्रिभुज बना लिए हैं और इस त्रिभुज का नामकरण कर देना है। त्रिभुज का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो नामकरण करेंगे तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तीनों पर मान बैठाइए तो इधर हो जाएगा 1, -1, B पर हो जाएगा -4, -3 और C पर हो जाएगा -3, -2। अब इतना करने के बाद इसको ऊपर लिख देंगे ताकि सवाल गड़बड़ नहीं होगा। लिखना क्या है कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है और ये हमारा y3 है। लिखने से ये सोल्व होता है कि सवाल गड़बड़ होने का चांस पूरा कम जाता है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सॉल्यूशन दे करके त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस होता है y2। इस प्रकार इसका फार्मूला है और इस फार्मूला पर रख के हम लोग सवाल को क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। अब जब उतना लिख दिया है तो करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ मान रखिए। गुना भाग अगर आपको बढ़िया से आता है तो आप सवाल को सोल्व कर दीजिएगा। तो 1/2 x1 का मान हमारा 1 है तो 1, y2 हमारा 3 है तो 3 और माइनस y3 हमारा कितना है -2 है तो -2 हो गया, प्लस x2 हमारा कितना है -4 है तो -4, y3 हमारा -2 है और y1 -1 है तो -2 है तो ब्रैकेट कर देंगे, प्लस x3 हमारा -3 है तो -3, y1 हमारा -1 है और y2 -3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख दिए। अब लिख दिए तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस प्लस और 3 2 हो जाएगा 5, प्लस -4 माइनस प्लस 1 और -2 हो गया -1, प्लस -3 हो गया अब -1 और -3 होता है -4। अब क्या करेंगे, गुना कीजिए 1/2, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस प्लस 4 हो गया, ये भी हो गया माइनस प्लस तो 4 × 12, तो 12 × 4 16, 16 × 4 20, 1 21, तो 1/2 इधर हो गया 21। गुना करेंगे तो क्या आएगा 21/2 और क्षेत्रफल है तो लास्ट में लिखेंगे वर्ग इकाई। और ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और ये सवाल हम लोगों ने क्या कर दिया, सोल्व भी कर दिया। तो जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल से सवाल आता है तो पहले आपको त्रिभुज बना देना है, त्रिभुज बना के वहाँ मान लिख देना है ताकि सवाल गड़बड़ होने का चांस ना रहे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, वीडियो आपका लंबा हो रहा है, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन लंबा आपके लिए ही हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में आपका सारा सवाल आ जाए। ठीक है, ताकि दोबारा आपको किसी और का वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े।
अब हम लोग आ गए हैं त्रिकोणमिति के सवाल में। त्रिकोणमिति से बहुत भर भर के सवाल आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। नहीं लगता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, त्रिकोणमिति आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग यही त्रिकोणमिति जो आप देख रहे हैं ना, 4 महीना ऑफलाइन बैच में लगता है ख़त्म करने में, और हम ही पढ़ाते हैं। तो 4 महीना में त्रिकोणमिति को ख़त्म करते हैं। लेकिन इसी यूट्यूब चैनल पर त्रिकोणमिति जो आपका है 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। 5 वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है, बेसिक टू एडवांस से बता देंगे। वो वीडियो भी बहुत जल्दी इसी चैनल पर आने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। चलिए फिलहाल हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल हमारा है साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3, ठीक है। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो मान तो ज्ञात करना पड़ेगा π/3। तो पाई का मान आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पाई है क्या है, जो हमारा पाई है इसका मान होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा, पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई का मान रखेंगे 180/3 कट जाएगा, प्लस tan का मान रखेंगे tan स्क्वायर पाई का मान है 180/6 प्लस कॉस स्क्वायर 180 हो गया 3 कट जाएगा। क्लियर। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 से काटेंगे तो 3 6 18 60 डिग्री आ गया, प्लस tan स्क्वायर 6 से काटेंगे तो 6 3 18 30 डिग्री आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब मान रख देंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर होता है स्क्वायर, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर होगा 3 या 2 दूना हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब कर देंगे बट्टा पर के, क्या बट्टा पर के कर देना हमको जोड़। तो 4 3 और 4 का लॉस कितना होगा, तो 12 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 12 तो 3 × 9 प्लस 3 चौका 12 4 × 1 हो गया 4 और 4 × 12 तो हो गया 3। जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 3 हो गया 16 16 बट्टा आ गया 12, काटेंगे तो 4 × 12 और 4 चौका 16, जो आपका आंसर निकल गया कितना आ गया 4/3। और यही सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो त्रिकोणमिति का यह बहुत ही बेहतरीन सवाल था और हम लोगों ने इसको बना भी लिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। त्रिकोणमिति का ही सवाल है कि साइन ए का मान दिले है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान आपको ज्ञात करना है। और ये सवाल आता है 2 नंबर में। तो जैसे ही 2 नंबर में सवाल आएगा तो करना क्या है कि आपको एक समकोण त्रिभुज खींच लेना है। कौन त्रिभुज खींचेंगे, आपको जो है समकोण त्रिभुज खींच लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज जो है खींच दिए। अब जब समकोण त्रिभुज खींच दिए तो इसका आपको नाम भी रखना पड़ेगा। तो इसका नाम भी रख देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और सवाल में क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो हम इसको गिवन डायरेक्ट में लेकर आएंगे। गिवन डायरेक्ट लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अब करना क्या है, कुछ नहीं, इसके आगे सिर्फ इसका फॉर्मूला ले दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और यहाँ पर एंगल हमको ए बोला है तो ए लेंगे। और जो हमारा एंगल होता है, ये जगह हमेशा 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री पर कभी थीटा नहीं लेते हैं। तो ए के सामने सामने लंब होगा, लंब कितना है 3, तो हो गया 3। आधार हमारा ये हो जाएगा 4। आइकॉन हमेशा हमारा बड़की भुजा होता है, ये हमको नहीं दिया हुआ है तो इसको पहले निकाल लेंगे। तो जैसे ही AC का मान निकालेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 होता है 25 और 25 किसका है 5 का। तो ये भी हम 5 निकाल दिए। हमारा ये सवाल बन गया। अब हमको निकालना है किसका मान, तो हमको निकालना है कॉस का और tan का मान निकालना है। तो लिख दीजिए देन माने हो गया तब। तो निकालिए कॉस का मान, कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्लियर। लेकिन देखेंगे कहाँ से, ए पर से देखेंगे। तो ए के सामने सामने होता है लंब, ये तो हमारा कर्ण है तो आधार कितना हो गया, बच गया 4 और कर्ण हमारा 5 है। तो ये वाला सवाल हमारा बन गया। अब इसी का दूसरा सवाल है tan ए। तो tan का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा में होता है आधार। अब हमको लंब आधार कहाँ से चेक करना है,
तो त्रिकोणमितीय फंक्शन में जो ए जगह दिया होता है उसी जगह से चेक करना होता है। तो ए के सामने सामने होगा लंब, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो 4 हमारा कति हो गया आंसर। कर्ण कभी नहीं बदलता है लेकिन लंब आधार बदलते रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिकोणमिति का ये भी सवाल देख लिया और ये त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक सवाल था और 2 नंबर में आता है। अगला सवाल हमारा है सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस tan ए बराबर 1 को सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इधर वाला को मान लेंगे LHS, पूरा वाला को कथी मान लेंगे, ये पूरा वाला को मान लेंगे LHS और उधर हमारा क्या है RHS है। जब LHS बनाएंगे ए का वैल्यू आ गया RHS के बराबर तो सवाल हमारा हो जाएगा सिद्ध। तो सोल्यूशन करके हम लोग लेते हैं LHS। LHS हमारा है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इस तरह का सवाल सिद्ध करने वाला आपके एग्जाम में आता है। इंटू है सेक ए, अब प्लस में कथी है tan ए है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन है उससे साइन और कॉस के फॉर्म में लेके आने का। जब साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर आते हैं तो सवाल आसानी से बन जाता है। तो सेक को बदलेंगे तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, एक फॉर्मूला होता है cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, जो हमने लिख दिया। इधर हमारा क्या है 1 माइनस साइन ए। क्लियर, ठीक है। अब इधर आते हैं, सेक का होता है 1/cos, अभी बता है 1/cos अब प्लस साइन, tan का होता है साइन थीटा अब बट्टा में होता है कॉस थीटा, तो लिख दिए साइन ए बट्टा में कॉस ए। हम थीटा बोल रहे हैं यानी थीटा पे ए है तो ए रखेंगे। अब करना क्या है, इसको इससे गुना करना है। तो अगर हम इसको गुना करते हैं 1/cos को 1 से तो 1/cos ही आएगा। क्लियर। अब माइनस 1/cos को साइन से गुना करते हैं तो साइन ए या बट्टा में कथी आएगा कॉस ए आएगा। क्लियर। अब इधर देख लीजिए, इधर अगर हम देखिए इधर एक बात और, अगर हम चाहें तो इसको सीधा बट्टा में कर सकते थे। क्या बट्टा में कर सकते थे कि 1/cos हमारा है ही, 1/cos हमारा है ही, सीधे लिखते क्या 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सीधे लिखते 1 माइनस साइन ए, थोड़ा सवाल क्या होता है आसान हो जाता है। अब इसको बीच में गुना होगा, कॉस कॉस का लॉसा कितना हो जाएगा कॉस ए और लॉसा हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा प्लस साइन ए। क्लियर। अब देखिए, अब गुना करिए तो 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और गुना हो गया 1 प्लस साइन ए। क्लियर। और नीचे हमारा क्या है, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और जब कॉस स्क्वायर ए आ गया तो देखिए ऊपर एक फार्मूला आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर। क्लियर। अब बट्टा में हमारा है कॉस स्क्वायर ए, तो ए का स्क्वायर हमारा 1 होगा और माइनस साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, बट्टा में हो गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, कितना आ गया ए, एक बराबर क्या आ गया RHS आ गया, और RHS हमको एक ही लेके आना था, तो इस प्रकार नीचे लिख देंगे हैंस LHS बराबर RHS, और ये सवाल हमारा हो गया क्या प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल एक ही वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा टकराएगा, सीधा सीधा पेपर में छपेगा। तो इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार देख लेना है ताकि एक भी सवाल मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार दोबारा कहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने प्यारे सहपाठियों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हमारा वीडियो का होता है ख़त्म, और लास्ट में कहेंगे कि फिर आपको इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का वीडियो इस वीडियो पे मिल जाएगा। आप जा करके चेक कीजिए और अपने पढ़ाई को स्ट्रांग बनाइए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।